बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एमपी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, एक वज़ीर आज़म के शिकार के बाद क्या एजाजुल एहसन एक आर्मी चीफ का शिकार भी करने की कोशिश कर रहे थे या ऐसी कोई मनसूबाबंदी की थी? यानी उमर अता बंदियाल के जाने से पहले क्या ऐसा भी कोई मनसूबा बना था? और अगर एजाजुल एहसन की जो वीडियोज़ हैं वो हैं तो फिर किस हवाले से हैं? और फिर अगर एजाजुल एहसन का ताल्लुक ग्रैंड हयात कंपनी से था तो किस नौयत का था? आखिर वो कौन सा बोझ था, वो कौन सा एहसास निदामत था, या वो कौन सी करप्शन का बोझ था कि जो एजाजुल एहसन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर गया? इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी होगी? क्या जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की गिरफ्तारी भी मुमकिन है? और मजीद कौन कौन से जज जा सकते हैं और जो जजेस जा सकते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होगा? और जस्टिस मुनीब कब वजह अपना जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर विराजमान हो सकते हैं? तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तबादला ख्याल करेंगे। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन की ऑडियोज, वीडियोज और एक वजीर आजम और एक आर्मी चीफ को हटाने की मनसूबाबंदी के हवाले से जो अहम तरीन मामलात हैं इन पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन को एहसास निदामत परेशान कर रहा था। यानी वो जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का सेटअप है उसमें वो मतलब सेट नहीं हो पा रहे थे, वो उसमें खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये भी इतलात है कि उन्हें कहीं से ये भी र्यूमर्स उन तक पहुंचे थे कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा को 1 साल का यानी एक एक्सटेंशन दे दिया जाए। तो अगर जस्टिस काजी फायज ईसा को 1 साल का एक्सटेंशन मिलता तो यकीनन फिर जस्टिस एजाजुल एहसन कहां रहता। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्रोजेक्ट इमरान अपने इख्तिताम को पहुंचा। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल जस्टिस उमरता बंदियाल, जनरल फैज हमीद, इनके जाने के बाद जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन के जाने के बाद अब जो यानी जो प्रोजेक्ट इमरान था वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। अब मातहत अदलिया में उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो है उनके दौर में ज़बरदस्ती एलिवेट किए जाने वाले जजेस का मामला है, और फिर जिस तरह सीनियरिटी को बाईपास करके उनको लाया गया और उनको मखसूस मकासद के हुसूल के लिए लाया गया। यानी ये हैरान कुन बात है कि सिर्फ मेजॉरिटी शो करने के लिए एक नातजुर्बेकार जजेस को ला करके अपने सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिवली आपको झेलने थे और फिर आपने झेले। अब नाज़रीन, जस्टिस सरदार तारिक जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस एजाजुल जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो तकरीबन 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे और 26 अक्टूबर 2024 को हलफ लेना था नए चीफ जस्टिस का एज ए सीनियर पियोनिक जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने, जिसने तकरीबन 1.25 साल तक 1.5 साल तक चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज रहना था। उनके रिटायरमेंट के बाद आना था जस्टिस मंसूर अली शाह का नंबर। ये जो इस पर सीनियरिटी लिस्ट में कह रहा हूँ क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट में से मंसूर अली शाह साहब का नंबर 3रे नंबर पर था, इसलिए कि बीच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी थे। अब सरदार तारिक मसूद साहब मार्च में रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में वो थोड़ा सा और आगे आ गए। अब उसके बीच में से एजाजुल एहसन भी चले गए। अब वो 26 अक्टूबर 2024 को नए चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे अगर जस्टिस काजी फायज ईसा को जो है वो 1 साल का एक्सटेंशन ना मिला तो। अब सरदार तारिक मसूद के रिटायरमेंट के बाद अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन का टेन्योर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह के अकाउंट में। यानी मंसूर अली शाह 3रे सीनियर तरीन जज थे और वो जो अपना रहेंगे चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज रहेंगे, वो रहेंगे तकरीबन 3 साल 1 माह 3 दिन तक। यानी वो उनकी मुद्दत खत्म होगी 27 नवंबर 2027 को, 27 नवंबर 2027 को, और 28 नवंबर 2028 को जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे, जिसके बाद नंबर आएगा जस्टिस मुनीब का, या इसी तरह का ही कोई एक सेटअप बना हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा
कि इमरान खान ने को जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका जो बयानिया था वो उनके गले पड़ गया। जिस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट से भिड़ गए, इस तरह उनको भिड़ना नहीं चाहिए था, कुछ सोच समझ के काम लेना चाहिए था। तो बहरहाल इस वक्त आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के साथ जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने खत लिखा था उसकी जब बात हुई तो फिर ये भी मामला सामने आया कि जस्टिस एजाजुल एहसन का जो मामलात हैं उनको भी साथ में टेकअप किया जाए। ताहम फिर बाद में इत्तफाक राय से, यानी अक्सरियत राय से इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन के जो मामलात हैं वो कुछ बड़े हैं, तो इसलिए जस्टिस एजाजुल एहसन के मामले को जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के मामले के बाद उठाएंगे, यानी उनको बाद में टेकअप करेंगे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ये देख चुके थे कि अब उनका यहाँ टिकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो ऊपर से इनकी सरपरस्ती खत्म हो चुकी थी। ये वही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं जिनकी वीडियोस और ऑडियोज मशहूर है। ये वीडियोस और ऑडियोज उनकी जो हैं वो हैं मेजर जनरल्स के साथ, ब्रिगेडियर्स के साथ, उनके साथ बेंच फिक्स कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो जजेस फिक्स कर रहे हैं, उनके साथ जजमेंट फिक्स कर रहे हैं, उनके अलावा पनामा की GIT को हिदायत दे रहे हैं और किस किस तरह कहाँ से कौन कौन सा कागज़ मिलेगा, और उन्होंने जैसे जजमेंट पहले लिख रखी हो और उस जजमेंट के मुताबिक उन्हें सज़ा दिलवानी हो और फिर उनको उस जजमेंट के हिसाब से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए थे। तो यह जाहिर है कि ये एक वज़ीर आज़म को खा चुके थे। जस्टिस एजाजुल एहसन एक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खा चुके थे, यानी जो मामला जो है वो पनामा से शुरू हुआ वो अकामे के यहाँ पे रुका और अकामे में भी उस मामले पे उनको हटाया गया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह ली क्यों नहीं। तो बहरहाल उसके अलावा ये जो वीडियोज़ हैं इनमें बाकायदा डायरेक्टिव्स दी जा रही हैं, उनको डांटा जा रहा है, उनको जबरन उनसे जो है वो चीज़ें निकलवाई जा रही हैं। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। ये बोझ निदामत, ये बोझ इनका गुनाहों का बोझ, ये करप्शन का बोझ कोई कमाल है। इन जाहिर है कि जितना खाते हैं उतना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो है, ये मुबैना तौर पर वीडियोज़ है, मैंने कोई फोरेंसिक नहीं करवाया है, ना मैं कह रहा हूँ कि जो हमें सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक एक और वीडियो है। उस वीडियो में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को हटाने के तरीकों पर गौर फरमा रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं PTI वालों को कि किस तरह उनको हटाना है, किस तरह, मतलब मैं PTI का मैंने नाम ले लिया लेकिन उन फैक्टर्स के साथ जो जस्टिस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं देखना चाहते थे। तो जाहिर है कि जो जज एक वज़ीर आज़म को खा चुका हो, उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खाना कोई दुश्वार काम नहीं था। अब नाज़रीन ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद जब मामला आया अपना क्या कहते हैं इसको, ग्रैंड हयात कंपनी का, तो ग्रैंड हयात कंपनी का जो मामला आया तो ये इनको खा गया, यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ये जो मामला था ये इनको खा गया। ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन, ये जस्टिस साकिब निसार की करप्शन, जस्टिस एजाजुल एहसन की करप्शन, यानी क्या कहूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला थोड़ा सा लंबा है, उस पर अगर टाइम बचा तो मैं फिर बाद में बात करूंगा। नाज़रीन अब आप क्या समझते हैं कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है, इसमें से अब ये जो इनके करप्शन के मामला हैं, अब ये बात यहाँ नहीं थमेगी, ये मामला जाएगा नेब के पास और नेब यानी फौजदारी कार्रवाई शुरू होगी, यानी नेब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के असासों की मजीद छानबीन करेगा, इनके बैंक अकाउंट्स, इनकी एक एक चीज़, इनकी ट्रांजेक्शन्स, किसको कितना आया, किसको कितना गया, कहाँ से कितना दिया, इनकी जो लॉयर्स फर्म है वहाँ से कितना आया, और कौन कौन से जो केसेस हैं जिनसे इन्होंने फीसें वसूल की और उनकी जजमेंट्स खुद जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने लिखी, वो भी अब सामने आएगी। तो इसमें ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी गिरफ्तार हो जाए। ताहम जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन का मामला भी नेब को रेफर किया जा सकता है, नेब को भी डायरेक्टिव्स के साथ, डायरेक्शंस के साथ कि आपने किस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह ट्रांसपेरेंट जो है वो अपना करनी है इन्वेस्टिगेशन। मतलब मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी इन्होंने किया था, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने फाइट की थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइट की थी, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में खड़े होकर उनकी जोजा ने, इन्होंने खुद ने फाइट की थी। तो बहरहाल बेगुनाह तो बेगुनाह होते हैं। नाज़रीन अब इससे पहले कि मैं ग्रैंड हयात सिटी की तरफ जाऊं, मैं आपको ये बताता चलूं,
दो मामला हैं। एक ये है कि जाहिर है कि 2 जजेस के जाने के बाद पंजाब से 2 जजेस एलिवेट होंगे, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस अमीर भट्टी हैं वो भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं, तो वहां पर एक जज उनको और चाहिए होगा, यानी पंजाब को 5 जजेस की जरूरत पड़ेगी, और वहां से 2 जज अभी एलिवेट होंगे। मार्च में जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर होंगे, फिर एक जज फिर चाहिए होगा, यानी मजमूई तौर पर लाहौर हाई कोर्ट को 5 जजेस चाहिए होंगे। और यहाँ पर 3 जजेस इस वक्त तक, क्योंकि इस वक्त तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मामला जस्टिस मुनीब का भी है, मामला उन जजेस का भी है जिनको सीनियरिटी को बाईपास करके लाया गया, मामला उन जजेस का भी है कि जिनको इम्पोज किया गया, जिनको मुसल्लत किया गया सुप्रीम कोर्ट पर अपनी मेजॉरिटी शो करने के लिए, मामला उनका भी है। मामला जस्टिस आयशा मलिक साहबा का भी मुबैना तौर पर है। तो मामला तो हैं इन जजेस के कि जिन्होंने जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठने से पहले जिन्होंने इंसाफ का कत्ल किया हो, वो किसी को इंसाफ क्या देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन के आपने जो वीडियोस किया और उनके हवाले से तो मैंने आपको बता दिया। यही जस्टिस एजाजुल एहसन जिनका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जिसके 1 सेमेस्टर की जो फीस है वो मेरे ख्याल में $1.5 लाख है, वो $1.5 लाख कभी एजाजुल एहसन ने अदा नहीं की। वो किस अकाउंट से जाती थी रही है, कहाँ किस तरह जाती रही है, किस तरह पहुंचती रही है, ये एक गोरख धंधा है, और ये पूरा जो मनी ट्रेल है ये पकड़ा जा चुका है। तो इसलिए एजाजुल एहसन पर ज़मीन तंग जब होने लगी तो फिर इन्होंने भागने में ही अपनी आफियत समझी। बहरहाल प्रोजेक्ट इमरान अपने इख्तिताम को पहुंचा। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़ा ने इमरान खान पर क़यामत बर्पा कर दी, इमरान खान पर आसमान तोड़ दिए। इमरान खान की हालत गुज़िश्ता शब ऐसी थी कि मेरे ख्याल में वो शब भर नहीं सो पाए होंगे, इसलिए कि उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन से जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, जिन उम्मीदों की बुनियाद पर वो साइफर केस समेत मुख्तलिफ केसेस को इल्तवा कर करके अक्टूबर 2024 तक ले जाना चाह रहे थे, अक्टूबर 2024 तक ले जाना चाह रहे थे, अक्टूबर 2024 तक ले जाना चाह रहे थे ताकि एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस बन जाएं, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। नाज़रीन, खेल ख़त्म, पैसा आज़म। पीटीआई अपने इख्तिताम को पहुंची, पीटीआई अपने अंजाम को पहुंची। कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।